प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने अभिक्रिया की आणविकता और कोटि का अध्ययन किया था। हम लोग समझ गए थे कि आणविकता किसी अभिक्रिया की कैसे ज्ञात करनी है, कोटि किस तरह ज्ञात करनी है। आणविकता केवल सरल अभिक्रियाओं की ज्ञात की जा सकती है। जटिल अभिक्रियाओं की जो आणविकता है वो ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि आणविकता एक स्टेप की होती है और जटिल अभिक्रियाएं कई स्टेप में कंप्लीट होती हैं। उसमें हमने बताया था कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उस स्टेप में जो आणविकता होगी वो हम यूज़ करते हैं। ऐसे कोटि सरल और जटिल दोनों अभिक्रियाओं पर लागू होती है और ये हमेशा प्रायोगिक मान होता है, प्रयोगों पर निर्भर होती है। तो इसी चरण में आज हम किसी भी अभिक्रिया की कोटि की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, अब चूंकि हमारे सिलेबस में केवल दो प्रकार की अभिक्रियाओं की कोटि है, एक है शून्य कोटि की अभिक्रियाएं और एक है प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। तो आज हम पहले शून्य कोटि की अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी अभिक्रिया की कोटि उन अभिकारी अणुओं की संख्या होती है जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित होती है, या अगर मैथमेटिकल टर्म में समझें तो किसी भी रेट लॉ में या वेग नियम में अभिकारक की सांद्रता की जितनी घात होती हैं, अगर अभिकारक एक से ज़्यादा हैं तो उन अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों का योग वो अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। और हमने ये निकालना भी सीख लिया था n = x + y से। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, वो अभिक्रिया जिसमें जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक की सांद्रता की घात शून्य, अभिकारक की सांद्रता की घात शून्य पर निर्भर करता है, उस अभिक्रिया को हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात इसे हम और कैसे समझा सकते हैं? इसे हम ये भी कह सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसे हम एक उदाहरण से, एक सामान्य अभिक्रिया से समझेंगे। मान लीजिए कोई सामान्य अभिक्रिया है R = उत्पाद या R = प्रोडक्ट। R क्या है? इसमें रिएक्टेंट है, अभिकारक है। तो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग dx/dt कह दें, dc/dt कह दें, या हम शॉर्ट में उसे R से प्रदर्शित कर रहे हैं। R = k अभिकारक है इसमें R, इसकी सांद्रता। और चूंकि जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो इसकी सांद्रता की घात क्या लगा देंगे? शून्य। हम जानते हैं अगर किसी भी पद में, किसी भी संख्या की, किसी भी पद की घात शून्य हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, 1 हो जाती है। चाहे यहाँ लिख भी लें हम, चूंकि R की पावर 0 = 1, तो R बराबर क्या हो जाता है? K। R बराबर क्या हुआ? K। इससे हमें क्या पता चला कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिर होता है, वो अभिकारक की सांद्रता यानी R पर निर्भर नहीं करता। अभिक्रिया का वेग स्थिर होता है, वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। जैसे मैं कुछ उदाहरण दूं आपको। जैसे प्लेटिनम उत्प्रेरक की सतह पर अमोनिया का वियोजन या अमोनिया का विघटन, कौन सी समीकरण इसमें हम यूज करते हैं ये मैं समझा रहा हूं आपको एग्जाम्पल। पहला है NH3 का किस में विघटन होता है? नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में। संतुलित करेंगे तो 2NH3
N2 प्लस 3H2, ये इक्वेशन हमें प्राप्त होती है और इसमें प्लेटिनम होता है उत्प्रेरक का यूज। इस अभिक्रिया के लिए अगर हम R वेग या अभिक्रिया का दर निकाल लें, अभिक्रिया का वेग निकाल लें, तो कांस्टेंट इनटू, अब जैसा कि मैंने बताया शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो NH3 की पावर आप क्या लिख देंगे, 0। और जैसा मैंने ऊपर बताया था कि किसी भी पद की पावर शून्य करने पर उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो इससे भी हम और क्या कह सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, या R इज इक्वल्स टू के, ठीक है, ये तो 1 हो गया, ये इसका आ गया रेट लॉ, ये वाला, और रेट लॉ से ये हमारा संबंध आ जाता है। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण और लें, कौन सा लें, हाइड्रोजन वाला ले लें, हाइड्रोजन क्लोराइड वाला। चलो, H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस की क्रिया से ये दोनों किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, कुछ भी नहीं बनता है। कब तक, जब तक हम सनलाइट प्रोवाइड ना कर दें, जब तक इसे फोटोन ना मिल जाए। ये एलियन है, जैसे तुमने पिक्चर देखी होगी, एलियन को धूप से वो चार्ज होता था, धूप की जरूरत पड़ती थी। ऐसे ही हाइड्रोजन और क्लोरीन से HCl बनने में 2HCl, इस अभिक्रिया में भी H न्यू की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो इसके लिए R इज इक्वल्स टू, या वेग की दर या वेग बराबर K इनटू, अब इसमें अभिकारक कौन कौन है, H2 है और Cl2 है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया होने के कारण इसकी घात भी शून्य और Cl2 की घात भी शून्य लगाएंगे, ऐसे प्रदर्शित करेंगे। अब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया हमारे शून्य लगाने से नहीं हो गई है, इसका निर्धारण तो प्रयोगों से हुआ है। हमने जब प्रयोग करके देखे तो H2 और Cl2 की कितनी भी मात्रा हम ले रहे हैं, HCl बन ही नहीं रहा, अर्थात HCl का निर्माण HK और Cl पर तो निर्भर ही नहीं कर रहा, इसलिए हमने इसकी घात 0 ली है। कहाँ पर निर्भर करता है, H न्यू पे। जब तक फोटोन नहीं लेंगे, सनलाइट नहीं लेंगे, ये अभिक्रिया नहीं होती है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, सबके लिए R इज इक्वल्स टू के आएगा, इसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ऐसे ही अगर हम इसका उल्टा लें, ये तो था H2 और Cl2 के संयोग से HCl का बनना। अगर हम HCl गैस का अपघटन लें, विघटन, चलो तीसरा एग्जाम्पल वही ले लें हम, 2HCl इज इक्वल्स टू, इसको पलट कर लिख दिया, H2 प्लस Cl2। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ हमें H न्यू नहीं चाहिए, यहाँ हमें चाहिए सोना, गोल्ड, ये उत्प्रेरक का काम करेगा। इस स्थिति में जो R होगा वो किसके इक्वल्स टू होगा, K इंटू HCl की पावर 0, या R इज इक्वल्स टू क्या आ गया, K। तो शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग परिवर्तन या अभिक्रिया की दर का मान स्थिरांक होता है, K होता है। और ये क्या बताता है कि अभिक्रिया का वेग शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में अभिकारक की मात्रा पर या उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। कभी कभी एक ग्राफ दे दिया जाता है, पूछ लेते हैं कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। तो अगर हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग यानी R और समय, ये इसके बीच ग्राफ खींचे, इस x एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, समय, y एक्सिस पर हमने क्या ले लिया है, अभिकारक का वेग या R, अभिक्रिया का वेग बोले तो ये R यू ले लिया।
तो इनके बीच जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? देखो आर और के के बीच, आर और टी के बीच कैसा ग्राफ आ रहा? यहाँ था आर मतलब डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट आता है, इसमें कहीं भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भरता प्रदर्शित नहीं हो रही है, वेग स्थिर रहता है। तो कहीं भी ले लें हम, ये ऐसी लाइन आएगी, इसे हम क्या कह सकते हैं कि यदि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के वेग और समय के बीच ग्राफ खींचा जाए तो वो ग्राफ समय अक्ष के, समय अक्ष कौन सी है? एक्स एक्सिस, इसके समानांतर एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। तो ऐसा ग्राफ दे दिया जाता है और पूछते हैं बताइए ये ग्राफ किस कोटि या कौन सी कोटि की अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो आप बता देंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक, ये मैंने शून्य कोटि की अभिक्रिया कर दिया। एक इसमें प्रश्न आ जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की स्थापना कीजिए। किसकी? समाकलित वेग समीकरण किसकी? शून्य कोटि। ये हम पढ़ रहे हैं शून्य कोटि की समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैसे करेंगे? तो इसमें मैथ वाले बच्चे तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन बायो वाले बच्चों को थोड़ा समाकलन और अपकलन इनमें दिक्कत आती है। लेकिन वो चिंता ना करें, उनके काम लायक मैं उनको कराऊंगा, समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। शर्त एक ही है कि आपको वीडियो पूरी देखनी है। तो मान लीजिए कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया R इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, यही लेके चल रहे हैं हम, ये कोई अभिक्रिया है। इसके लिए जो R हमने ऊपर लिखा था अभी, R मतलब R को क्या कह सकते हैं हम यहाँ? ये वाला अभिकारक के लिए माइनस डी आर अपॉन डी टी, ये समझे। अर्थात हमने कौन सा वेग लिया? ताक्षणिक वेग। इसका ताक्षणिक वेग के लिए वेग सूत्र क्या हो गया? माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के इंटू आर और इसकी पावर 0, क्योंकि अभिक्रिया कौन सी कोटि की है? शून्य कोटि। अब हम जानते हैं r की पावर 0 का मतलब 1, तो इससे क्या बन गया? ये बन जाता है r इज इक्वल्स टू, या r की जगह अब एक ही चीज़ लिखना है बस, डी आर अपॉन डी टी, माइनस का है यो, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के। ठीक है, या मान लीजिए मैं इस माइनस के साइन को उधर भी ले जा सकता हूँ, माइनस के लिख सकते हैं, या इसके बाद में यो इधर लिख रहा हूँ डी आर अपॉन डी टी, मतलब इसका क्या करते हैं हम? डी टी को इधर ले जाएं, क्या बन जाएगा? या डी एक्टिव मास ऑफ आर या कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी, सॉरी इज इक्वल्स टू डी आर इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी। इस डी टी को हम यहाँ ले गए, माइनस के डी टी। अब इस इक्वेशन को कभी कभी ये देते हैं, इस समीकरण को क्या कहेंगे? तो ये कौन सी है? जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अपकलन वेग समीकरण कहते हैं इसके। इसका दोनों ओर समाकलन कर दें हम, क्या कर दें? समाकलन, इंटीग्रल। समाकलन करने पर अब बच्चों अगर हम डेल आर का समाकलन करते हैं, कहीं भी हम डेल आर का समाकलन करें तो क्या आ जाता है? आर। डेल आर की जगह क्या आ जाएगा?
आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का बाहर ले लेते हैं के को, के कॉन्स्टेंट है, माइनस के, और डी टी का क्या आ जाएगा टी प्लस सी। सी क्या है यहाँ, सी जो है वो स्थिरांक है जिसको हम समाकलन स्थिरांक या इंटीग्रल कांस्टेंट, इसे क्या कहेंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट। ये हमारी एक समीकरण आई। तो हमारी समीकरण आई थी एक्टिव मास ऑफ आर या आर की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी। ये इक्वेशन आई थी, हमने इसको दे दिया नाम इक्वेशन का 1। अब यहाँ ये देखिए, सी तो समाकलन स्थिरांक है, मैंने समझा दिया था। यदि टी इज इक्वल्स टू जीरो, टी इज इक्वल्स टू जीरो मतलब जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, शून्य समय पर, तो सारी मात्रा किसकी होगी, सारी सांद्रता अभिकारक की, उत्पाद तो होगा ही नहीं। यदि t बराबर जीरो है तो जो r है अभिकारक की सांद्रता, उसे हम कहाँ से प्रदर्शित कर रहे हैं, r0 से, जीरो समय पर सांद्रता। और ये मान किस में रख दें, समीकरण 1 में, चलो यहाँ लिख दूँ मैं, ये मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रखो जी, आर की जगह क्या रख देंगे, इस आर की जगह क्या रख देंगे, सी की जगह, ये देखो इसमें यो कर दिया, तो आर जो है यो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको हम क्या रख देंगे, आर नॉट, लिखा ना आर इज इक्वल्स टू आर नॉट, तो इसको हमने रख दिया आर नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के, और टी की वैल्यू कितनी रखेंगे, जीरो, प्लस सी, ठीक है, या आर नॉट बराबर क्या आ गया, या आर जीरो बराबर, ये तो जीरो हो गया, सी, तो सी की वैल्यू क्या निकल के आई, आर जीरो। अब इस सी की वैल्यू को फिर समीकरण 1 में रख दो, सी का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, रखो इक्वेशन 1 ये रही, आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर जीरो, ये तो आ गया, आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर जीरो। अब क्या करें, इस के टी को इधर ले जाएं, इस के टी को तो इधर ले जा रहे हैं, आर को इधर ले जा रहे हैं, तो ये माइनस का है तो यहाँ जाके क्या हो गया, प्लस का, के टी इज इक्वल्स टू, ये अपनी जगह यही है। अब ये आर यहाँ प्लस का था, जब इधर लाएंगे तो माइनस का हो गया आर, ठीक है, के टी इज इक्वल्स टू आर जीरो माइनस आर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, और या केवल के लिखें तो k इज इक्वल्स टू आर जीरो माइनस आर और बटे टी, ठीक है, यो एक हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक आ गया। ये हमारा आ गया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। कहीं कहीं आपको किताबों में आर की जगह ए लिखा मिलेगा, तो मैं वो भी समझा दूं। यदि जो आर है अभिकारक की सांद्रता, ये कहाँ से प्रदर्शित हो रही है, ए से, ठीक है ना, आर इक्वल्स टू, बल्कि इसे मैं कहूँ आर जीरो, यदि जो आर जीरो है वो क्या है, ए है, और जो आर है, आर क्या है, टी समय बाद सांद्रता अभिकारक की, उसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं ए माइनस एक्स से। तो
के बराबर क्या हो जाएगा, तो के बराबर आर की जगह ए रख दो, ए इंटू वो सॉरी ए माइनस, और आर की जगह ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स और बटे टी। इसे क्या लिख सकते हो, यही लिख लो, बराबर ए माइनस ए प्लस एक्स, माइनस बाहर है तो अंदर के साइन चेंज हो गए, अपॉन टी, ए से ए कट गया तो क्या आ गया, के इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी। ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का ही सूत्र है। अब यहाँ समझना ये है कि ये एक्स क्या है, एक्स इसमें वियोजन की मात्रा है, एक्स बराबर क्या है, वियोजन की मात्रा। अब वियोजन की मात्रा को कैसे समझोगे, मान लो किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए है और उसमें से उसका x भाग अभिक्रिया कर गया, यानी वो उत्पाद में बदल गया, तो उसे हम वियोजन की मात्रा कहेंगे, ए में से x। तो शेष कितना बच गया, a माइनस एक्स, ये शेष मात्रा ही तो है, ये बचा a माइनस एक्स। तो ये हमारा प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक है, उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। कौन सी अभिक्रिया का, शून्य कोटि की। नेक्स्ट, अब हम कुछ पढ़ लेते हैं इस अभिक्रिया के लक्षण क्या हैं। चलिए यहीं लिख देते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, यानी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या इसका विशेषताएं हैं, लक्षण है। तो बच्चों, पहला लक्षण तो यही है कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या आ जाता है, k इज इक्वल्स टू आर जीरो माइनस आर, कहीं कहीं यहाँ टी भी लिखा मिलेगा, टी पर सांद्रता बात एक ही है, अपॉन टी मतलब टाइम, या और इसे हमने क्या लिख दिया था, अगर यो ए हो, यो ए माइनस एक्स हो तो क्या आ जाता है, या k इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी। ये दो जो सूत्र हैं या जो समीकरण हैं, ये वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करने के सूत्र हैं। हमें ये भली भांति समझ लेना होगा कि इन सूत्रों में कौन सा अक्षर क्या किस चीज को प्रदर्शित करता है, आर क्या है, आर नॉट क्या है, एक्स क्या है, टी क्या है। तो एक बार मैं फिर से समझा दूं, इसमें आर नॉट जो है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, किसकी, अभिकारक की प्रारंभिक, यानी t बराबर 0 पर, समय जब शून्य है, सांद्रता है, ठीक। और जो r है वो क्या है, t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता है, ठीक है। t क्या है, वो समय है ही, और x क्या है, इसमें x क्या है, x वो मात्रा है अभिकारक की जो t समय में उत्पाद में परिवर्तित हो गई है, यानी इसे हम कह सकते हैं t समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी, जितनी कमी करनी है हमें, इसको हम माइनस कर देते हैं प्रारंभिक सांद्रता में से, तो अंतिम सांद्रता आ जाती है, ठीक। तो ये तो है एक लक्षण कि हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक को इन सूत्रों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा लक्षण वो ये है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग सदैव स्थिर रहता है। अच्छा, एक चीज इसमें और समझ लो, एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में अगर हम समय t और अभिक्रिया का जो r है,
अभिकारक के विघटन की दर, ठीक है ना, रेट, इनके बीच या अभिकारक की सांद्रता, इनके बीच अगर ग्राफ खींचें तो क्या मिलेगा, वो यहाँ से देखो। अभी हमने देखा है, देखो अगर ऐसी चीज़ हमें ज्ञात करनी हो कि हमें क्या मिलेगा, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो एक्सिस पर हम ले रहे हैं उनको एक तरफ ले लो। जैसे एक तो हम ले रहे हैं आर को एक्स समझ लो, एक्स जो है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, आर को, और एक ले रहे हैं टी, ठीक है। आर या एक्स किस एक्सिस पर ले रहे हैं, वाई पर, तो हम किस पर ले रहे हैं, वाई एक्स पर। तो एक सरल रेखा का समीकरण होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। जो y एक्सिस पे लेना हो उसे यहाँ लिखो, जो x एक्सिस पे लेना हो उसे यहाँ लिखो। y एक्सिस पे हमने क्या लिया, r, तो यहाँ हमने लिख लिया r मतलब x तो यहाँ लिख दिया इसका, इस अभिक्रिया का हमने x जो है वो यहाँ लिख दिया, और x अपॉन टी है k बराबर, जब x इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, के टी, तो x इज इक्वल्स टू के टी। अब इसकी अगर आप के टी, इसकी तुलना अगर y बराबर एम एक्स प्लस सी से करें तो m की वैल्यू क्या आ रही है, k, और m क्या है, m स्लोप है, m क्या बताता है, स्लोप या प्रवणता। इसका मतलब जो स्लोप है वो क्या है, m, और c 0 है, c मतलब इंटरसेप्ट, इसमें से कोई भी भाग कटा हुआ नहीं है। तो इसको हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, ये r से t के बीच ऐसा ग्राफ आएगा, और ये स्लोप जो बता रहा है, ये किसको बता रहा है, ये k को प्रदर्शित करता है स्लोप, ये m जो है वो क्या है, k है। तो अगर r और t के बीच ग्राफ खींचा जाए तो जो स्लोप है ग्राफ का वो k को प्रदर्शित करता है, वेग स्थिरांक को दर्शाता है, समझिए, ठीक। नेक्स्ट, अब एक चीज और मैं एक और लक्षण इसका बता दूं कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसका वेग सदैव स्थिर रहता है। ये हमें कहाँ से पता लगी कि वेग हमेशा स्थिर रहता है, वेग का मतलब क्या, dx अपॉन dt या x अपॉन टी, और ये हमने अभी पढ़ा है यहाँ x अपॉन टी, ये क्या है, ये वेग है अभिक्रिया का। तो वेग किसके बराबर है, k के स्थिरांक है। इससे पता चला दूसरा लक्षण कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिर रहता है। इसलिए अगर वेग और समय के बीच, यदि वेग और समय के बीच ग्राफ खींचा जाए तो वो कैसा आएगा, अभी मैंने ये वाला ग्राफ बताया था आपको, किस किस के बीच, सांद्रता और समय के बीच। अब मैं बता रहा हूँ ग्राफ वेग और समय के बीच। मान लीजिए ये अभिक्रिया का वेग है, वेग, यहाँ समय है, तो अभी ये ग्राफ कैसा आएगा, ये सीधी लाइन, टी समय वाली अक्ष के समानांतर लाइन इस ग्राफ को प्रदर्शित करेगी। किसके, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग और समय के बीच के ग्राफ को। तो हम क्या कह सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग सदैव स्थिर रहता है, इसलिए वेग और समय के बीच का ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा के रूप में होता है, ठीक। नेक्स्ट, तीसरा इसका लक्षण, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है वो पूर्ण हो जाती है, एक निश्चित समय बाद हमेशा पूर्ण हो जाती है, और इसके पूर्ण होने में जो समय है, अगर हम वो निकालना चाहें कि पूर्ण होने में क्या समय लगेगा, तो वो कैसे निकालेंगे, फिर वही सूत्र है हमारे पास, ये रहा, k इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी है,
हमें टी निकालना है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन के, या हम कहें आर अपॉन के हो जाएगा। ठीक है ना, लगा समय क्या आ जाएगा, अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा बटे के वेग स्थिरांक, ये इसमें लगा हुआ समय आ जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया हमेशा पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। अगला इसका लक्षण है, इस पर हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे अगली अभिक्रिया में, अगले डेरिवेशन में, जब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ेंगे। और वो क्या चीज़ है, वो है अर्धायु काल। तो इसमें मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ, किसी भी अभिक्रिया का या किसी भी पदार्थ का अर्धायु काल वो समय है जिसमें वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा विघटित हो जाता है, आधा वो उत्पाद में बदल जाता है और आधा शेष रह जाता है। इसे हम टी हाफ से प्रदर्शित करेंगे। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है वो प्रारंभिक सांद्रता के, किसकी, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। अब ये हमने कैसे कह दिया कि प्रारंभिक मात्रा के या सांद्रता के समानुपाती होता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी के इज इक्वल्स टू, इसका क्या सूत्र हमने ड्राइव किया था इंटीग्रेटेड लॉ में, आर शून्य या आर जीरो माइनस आर अपॉन टी। अब हम बात कर रहे हैं अर्धायु काल की। अर्धायु काल को हम टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे लिखते हैं टी हाफ। तो जब टी बराबर टी हाफ, अब हम समय कितना ले रहे हैं, टी हाफ के बराबर, तो इस स्थिति में यहाँ लिख देंगे चाहे हम, जब t इज इक्वल्स टू टी हाफ, तो जो r है शेष अभिकारक की शेष सांद्रता, वो कितना हो जाएगा भैया, अभी मैंने परिभाषा में बताया था कि टी हाफ वो समय है जिसमें किसी अभिक्रिया का प्रारंभिक सांद्रता आधी विघटित हो जाती है तो आधी शेष रह जाएगी। इसका मतलब r कितना हो जाएगा, आर नॉट बाई टू। भाई कुल सांद्रता ये है, टी हाफ में इसमें से आधा विघटित हो गया, आर नॉट बटे दो। जब आधा विघटित हो गया तो कितना बचा, आधा ही शेष बचा। तो आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर नॉट अपॉन टू। अब ये मान समीकरण में रख दो, क्या आया, के इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर नॉट बाई टू और इंटू ये यहाँ टी हाफ है, टी हाफ, ठीक है, बराबर आर नॉट में से आर नॉट बाई टू गया तो आर नॉट बाई टू बचा, आर बटे टू टी हाफ, ये तो आ गया के बराबर, या टी हाफ बराबर क्या लिख सकते हो, आर शून्य अपॉन के, इधर आ जाएगा टू के, टी हाफ इज इक्वल्स टू आर जीरो अपॉन टू के। अब इसमें के क्या है, स्थिरांक है, टू क्या है, वो भी डेफिनेट वैल्यू है, जो भी स्थिरांक है। तो वन अपॉन टू के पूरे का पूरा ये स्थिरांक हो गया। जब ये स्थिरांक हुआ तो टी हाफ किसके समानुपाती हो गया, आर नॉट के, ठीक है, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू आर नॉट या आर जीरो। तो हम कह सकते हैं किसी भी शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल उसकी प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। किसी भी शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल टी हाफ उसकी प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। किसी भी पदार्थ की मात्रा, इनिशियल कंसंट्रेशन, जो प्रारंभिक सांद्रता है वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उसका अर्धायु काल अधिक होगा। ये था हमारा इसका शून्य कोटि की अभिक्रिया का
चौथा लक्षण। अब एक और समझ लीजिए, क्या है वो है यूनिट के ऊपर, कि शून्य कोटि की, अभी हमने देखा शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या आता है, R इज इक्वल्स टू के आ जाता है किसी भी अभिक्रिया के। अगर हम रेट लॉ लिखें, मैंने लिख के बताया था, R इज इक्वल्स टू पी, यानी प्रोडक्ट के लिए डी एक्स अपॉन डी टी या डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाता है, के और आर की कंसंट्रेशन की पावर 0, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो यो आर बराबर हो गया के, यो आर को दर्शा गया। अर्थात किसी भी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक है वो के बराबर होता है। इसलिए वेग स्थिरांक की यूनिट, किसकी यूनिट, आर की, वो भी किसके इक्वल हो जाएगी, के की यूनिट के। तो अगर हम वेग स्थिरांक की यूनिट निकालना चाहें तो वो भी अभिक्रिया के वेग के यूनिट के इक्वल होगी, और वेग की यूनिट निश्चित होती है, वेग की यूनिट निश्चित होती है, क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या आ जाती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या इसे हम ऐसा भी लिख देते हैं, मोल प्रति लीटर इनटू सेकंड। ठीक है, ये हो गई हमारी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। अब आती है हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, आ जाती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब हम जरा इसका अध्ययन करें। केवल दो ही कोटि की अभिक्रियाएं हैं, जीरो का हमने कर लिया, प्रथम का हम करने जा रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया था, अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा कैसे दोगे, उसके अभिकारकों की सांद्रता की घात, वही अभिक्रिया की कोटि है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करता है। शून्य कोटि में शून्य घात पर निर्भर किया था, प्रथम कोटि में प्रथम घात पर निर्भर करता है, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। या और कैसे कह सकते हैं, वो अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारी पदार्थ के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसे आप एक सामान्य अभिक्रिया से समझेंगे, जैसे R इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, यही अभिक्रिया ले लो जो हमने जीरो ऑर्डर में ली थी। इसके लिए अगर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए R निकालना चाहें तो R क्या आ जाएगा, K इंटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1। ठीक है, उसमें यहाँ जीरो लगाया था इसलिए R बराबर K हो गया था, इसमें हम जीरो नहीं लगाने के, ये पावर 1 के इक्वल होगी। जैसे उदाहरण से समझो, एक चीज गांठ मान दो, जितनी भी रेडियो एक्टिव डीके की रिएक्शंस हैं, रेडियो एक्टिव विघटन की अभिक्रियाएं, वो सभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। वहीं से मैं शुरू कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए हम रेडियम को, रेडियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, परमाणु क्रमांक इसका 88 होता है और परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या 226 होती है। जब ये अपघटित होता है तो एक एल्फा कण अपने नाभिक में से उत्सर्जित करता है, ये एल्फा कण है, 2He4 से दर्शाते हैं इसे, प्लस अब 2, तो यहाँ बच गया 86, और 86 किसका परमाणु क्रमांक होता है, रेंडॉन का, इनर्ट गैस है रेंडॉन, 86 Rn, और इसका परमाणु भार होता है 222। ये अभिक्रिया हुई। तो इस अभिक्रिया के लिए जो R है वो किसके इक्वल्स टू होगा, K इंटू RA की घात 1, RA की घात 1, यो इसका रेट लॉ हो गया। ऐसे ही दूसरा उदाहरण लें, दूसरा उदाहरण ले लो आप, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है N2O5, जो काफ़ी पूछी जाती है अभिक्रिया।
2NO2 और हाफ O2 में वियोजित होती है, अपघटित होती है। तो इसके लिए रेट लॉ क्या होगा, R इज इक्वल्स टू K इंटू N2O5 की पावर 1। ये इसका रेट लॉ हो गया। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है H2O2 का अपघटन। H2O2 ये टूटता है H2O में और नवजात ऑक्सीजन में, हाफ O2 भी लिख सकते हो इसे। लेकिन इसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए रेट लॉ क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू K इंटू H2O2 की पावर 1। उम्मीद है कि आप सब रेट लॉ लिखना, वेग नियम लिखना या वेग समीकरण लिखना जान गए होंगे। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो परीक्षा में काफ़ी पूछी जाती है, लिख लो यहाँ, मार्क कर लो, इम्पोर्टेंट, वो क्या है, इंटीग्रेटेड लॉ। जैसा हमने शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण लिखी थी, ऐसे ही प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं का, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण, इंटीग्रेटेड लॉ या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे इसको प्रूव करेंगे, इसका व्यंजक हम कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से समझेंगे, बस 3 मिनट दो। सेम टू सेम वही स्टेप हमें फॉलो करने हैं जो हमने जीरो ऑर्डर में करे थे। माना कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया R इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट है, ये कोई अभिक्रिया है। इसके लिए R बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, R का मतलब माइनस dR अपॉन dt, अभिकारक के वियोजित होने की, अभिकारक के डिसअपियर या लुप्त होने की दर, ये तो अभिक्रिया का वेग होता है, इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, K इंटू अभिकारक की सांद्रता R और इसकी पावर 1। ठीक है, अच्छा, या हम इसे क्या लिख सकते हैं, या मैं इसको लिख सकता हूं dR, ठीक है, इस dt को यहां ले गए, R को यहां ले आए, dR अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल्स टू, यो माइनस का साइन भी इधर ही ले गए, माइनस K और यो dt ले गए थे, dt, समझ गए आप लोग। इस R को मैं, इस R को इधर ले आया, इस dt को इधर ले गया और इस माइनस के साइन को भी इधर ले गया, क्या बना, dR अपॉन dt, इधर ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आएगा, यो यहाँ डिवाइड में रहा तो मल्टीप्लाई में चला गया, माइनस K dt। अब नेक्स्ट स्टेप जैसा हमने जीरो ऑर्डर में करा था, इसका, इस समीकरण का दोनों ओर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर क्या हुआ, बस यहां ध्यान देंगे, dr का समाकलन तो r आता है, लेकिन dr अपॉन r इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा ln, और ln क्या होता है, नेचुरल लॉग है ये, लॉग ln, लॉग की पावर, लॉग बेस e को हम नेचुरल लॉग या ln से दर्शाते हैं, तो इसे मैं हर बार नेचुरल लॉग ना कह के ln से पुकारूंगा, तो यहां क्या आ जाएगा, ln r। ठीक है, केवल इतना समझेंगे, इसका समाकलन करने पर d हट जाता है और ln जुड़ जाता है, ln r बन गया, ln r इज इक्वल्स टू क्या आया, माइनस KT, जैसा हमने जीरो ऑर्डर में निकाला था, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो d हट जाएगा, KT
भाई के तो कांस्टेंट है, इसका तो के ही रहना है। dt का करा हमने इंटीग्रेशन तो वो t आ गया, तो k इंटू टी के टी, और एक इसमें कांस्टेंट आता है तो के टी प्लस सी, इसको हमने अभिक्रिया 1 दे दिया। ठीक, ये आपको पता ही है c क्या है, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। अब यदि t इज इक्वल्स टू 0, यानी प्रारंभिक समय में जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई t 0 पर, प्रारंभिक अवस्था में, तो ऐसी स्थिति में r क्या बन जाएगा, r इज इक्वल्स टू, इसे हम प्रदर्शित करेंगे r0 से। 0 समय पर इसकी सांद्रता, इनिशियल सांद्रता को r0 से प्रदर्शित करेंगे और ये मान इस समीकरण में रख देंगे, इक्वेशन 1 से इनको रख दिया तो क्या आ गया, इक्वेशन 1 में ये मान रखने पर क्या आ जाता है, ln r की जगह ln r की जगह आ गया यो r0, ln r0 इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू 0, क्योंकि 0 है वो, और प्लस सी, अर्थात इसे हम क्या कह सकते हैं, ln r0 इज इक्वल्स टू सी। सी की वैल्यू यो आ गई। अब सी की यो वाली वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, इक्वेशन 1 ही हो गया, क्या आया, ln r इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस और c की वैल्यू है ln r0, ठीक है, ln r इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln r0, ये आ गई चीज। अब फिर वही के टी को इधर ले गए, ln r को इधर ले आए, तो क्या बना, के टी इज इक्वल्स टू, यहाँ तो ln r0 है, ln r0, और ये इधर जाकर माइनस का हो गया, माइनस ln r, ठीक है, या और इसे हम क्या लिख सकते हैं, के टी इज इक्वल्स टू, अच्छा log m माइनस n को क्या कहते हैं हम, log m अपॉन n, तो वही हमने यहाँ लगाया, ln r0 माइनस r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ln r0 अपॉन r, ये सॉल्व करके ये आ गया। या अगर हम एक चीज और जानते हैं कि कभी भी नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में चेंज करना चाहें, ये ध्यान रखेंगे, अगर नेचुरल लॉग बेस e या ln, एक ही बात है, इसको हम लॉग बेस 10 में चेंज करना चाहें तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये एक नियम है, चूंकि यो बराबर यो, तो अब इसे हम लॉग बेस 10 में चेंज कर सकते हैं, तो क्या हुआ, इसलिए के टी इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10 r0 अपॉन r, ठीक है, या k बराबर 2.303 अपॉन टी log बेस 10 r0 अपॉन r, और ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला या व्यंजक आ गया है, ठीक है, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log बेस 10 r0 अपॉन r। फिर इसमें एक चीज वही लगा सकते हो कि अगर r बराबर a है, r0 बराबर a, प्रारंभिक सांद्रता
और r बराबर a माइनस एक्स है, तो यहाँ a आ जाएगा और यहाँ a माइनस एक्स। तो सूत्र हो जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। एक्स क्या होता है इसमें? वियोजन की मात्रा। तो ये हमारा था फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उनके लक्षण, उनके कुछ लक्षण इधर पढ़ लें, आ जाते हैं। तो एक सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो इसमें है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ या अर्धायु काल। मैंने पिछली उसमें ही बताया था जीरो ऑर्डर में भी कि इसको हम अगले फर्स्ट ऑर्डर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों अब इसको समझिए। अर्धायु काल का मतलब है वो समय, वह समय जिसमें कोई अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है, आधी पूर्ण हो जाती है। जब आधी पूर्ण हो गई तो इसका शेष कितनी बच गई, और आधी शेष बचती है, उस समय को हम अर्धायु काल कहते हैं। इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जितने समय में अभिकारक की आधी सांद्रता काय में बदल जाए, उत्पाद में बदल जाती है, और आधी सांद्रता शेष रह जाती है। ठीक है। या और कैसे कह सकते हैं, वह समय जिसमें अभिकारक की आधी सांद्रता शेष रह जाती है, या अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, वो समय अभिक्रिया का अर्धायु काल कहलाता है। और इस अर्धायु काल को हम टी हाफ या टी 0.5 इससे प्रदर्शित करते हैं। तो अब जरा हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए देखें अर्धायु काल का क्या सूत्र बनेगा। यदि प्रारंभिक सांद्रता है R0, ये समझिए, प्रारंभिक सांद्रता को हम कहीं से प्रदर्शित करेंगे, R0 या A से, एक साथ ही लेके चलूंगा दोनों को। तो अर्धायु काल के बाद टी हाफ समय के बाद सांद्रता कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी R। रिएक्टेंट की सांद्रता कितनी हो जाएगी, R, एक्टिव मास ऑफ R, और ये कितना है, R0 का हाफ, ये हो जाएगी। फिर समझें, अगर प्रारंभिक सांद्रता R0 है तो टी हाफ के बाद, टी हाफ कहते हैं वो समय जिसमें यो आधा वियोजित हो गया, आधा विघटित हो गया, आधा उत्पाद में बदल गया है, तो R0/2, आधे का मतलब R0/2, ये तो उत्पाद में बदल गया, तो शेष कितना बचा, R0/2 शेष बचा। किसी के पास एक रोटी है, आधी खा गया तो कितनी बची, आधी, तो वही आधा यहाँ शेष बचा। तो R0/2 जो है वो टी हाफ समय के बाद अभिकारक की सांद्रता हो गई, या इसे हम A/2 से प्रदर्शित कर देंगे अगर सांद्रता A ले रखी है तो। ठीक है। बस अब इन मानों को R0 के और R0/2 के मानों को हम समीकरण में रख दें। तो इसलिए समीकरण थी हमारी K = 2.303 अपॉन टी। अब टी की जगह क्या रखोगे, टी हाफ, क्योंकि समय हमने क्या मान रखा है, टी हाफ समय, तो टी की जगह टी हाफ रख दिया, लॉग A/A/2। R0 जो है वो A है, या A है प्रारंभिक सांद्रता, और अंतिम सांद्रता A/2 है। A से A कट गया, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या बच गया, 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू log 2, log बेस 10 चल रहा है। ठीक है, log 2, या K = 2.303 अपॉन टी हाफ, और log 2 की वैल्यू होती है
0.3010। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 0.693। ये एक सूत्र आ गया, k इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ, या टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। इन दोनों सूत्रों का पर्याप्त मात्रा में बोर्ड इंतजार करता रहता है, कोई ना कोई सवाल मिलता है। इससे हमें क्या पता चला कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो अर्धायु काल है वो वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो टी हाफ क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन के। यो वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि शून्य कोटि की अभिक्रिया में अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती था। एक लक्षण तो इसका हमारा आ गया ये। तो इससे हमें क्या पता चल रहा कि अभिकारक की जो सांद्रता है उस पर अर्धायु काल निर्भर नहीं करता। शून्य कोटि की अभिक्रिया में अर्धायु काल अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड था, समानुपाती था। यहाँ सांद्रता टर्म है ही नहीं, के है यहाँ तो कांस्टेंट, तो इस पर निर्भर नहीं करता। अगर टी हाफ और सांद्रण के बीच ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा लक्षण, हमें पता है कि इसके लिए जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें k बराबर होता है 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ये हमारा सूत्र होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। ठीक। नेक्स्ट चीज, जो k की इकाई है, यो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, इसका पूछ लिया जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक। तो k की इकाई क्या होगी, पहले हम निकालें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए R इज इक्वल्स टू होता है k मोल प्रति लीटर की घात 1 माइनस n, और n की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 बराबर 0 हो गया। तो ये सारा मान 1 हो जाता है, ये सारी वैल्यू क्या हो गई 1। और इसके आगे सेकंड इनवर्स और होता है, तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, k की इकाई। इससे हमें क्या पता चला कि जो k की इकाई है वो क्या आ जाती है, सेकंड इनवर्स, यानी समय की घात -1। यहाँ सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, दिन, वर्ष, कुछ भी हो सकता है। तो समय की घात -1 के इक्वल यू हो जाएगी। एक और इसका लक्षण है कि फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन है वो कभी भी पूर्ण नहीं होती, या कहते हैं उन्हें पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा पूर्ण होती है। एक और इसका लक्षण, अगर अभिक्रिया गैसीय है, अवयव उसमें जो है वो गैसीय है, तो हम सांद्रता की जगह दाब टर्म का यूज करेंगे, ए की जगह पी का यूज करेंगे। उस स्थिति में इस समीकरण का स्वरूप क्या हो जाएगा, ये बन जाएगी k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10। अब a या r की जगह क्या हो जाता है, r0 की जगह P0 अपॉन P0 माइनस एक्स, एक्स वियोजन की मात्रा है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लायक चीज़ बताने जा रहा हूँ, रेडियो एक्टिव विघटन से संबंधित। देखो,
सामान्य अभिक्रियाओं के लिए तो हम ये स्वरूप यूज करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट निकालने के लिए, वेग स्थिरांक ज्ञात करने के लिए। लेकिन रेडियो एक्टिव डीके में, रेडियो एक्टिव विघटन के लिए हम इसको कैसे शो करेंगे? 2.303 अपॉन टी, चीज वही है लेकिन स्वरूप चेंज है बस। log बेस 10 n नॉट n0 अपॉन एन टी। क्यों कर दिया हमने इसमें? क्योंकि विघटन में हम किसका यूज करते हैं? रेडियो एक्टिव कणों का। तो n जो है वो रेडियो एक्टिव कणों को प्रदर्शित कर रहा। n0 का मतलब प्रारंभ में रेडियो एक्टिव पदार्थ के कणों की संख्या, ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ के कणों की प्रारंभ में संख्या। और nt क्या होगा? यो t समय पश्चात, t समय बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ के कणों की संख्या, यो t होगा, ठीक है। एक और सूत्र का हम इसमें यूज कर सकते हैं, पहला तो यो रहा, दूसरा है nt, जो ये है t समय बाद कणों की संख्या। और हम कैसे निकाल सकते हैं? nt इज इक्वल्स टू n नॉट, प्रारंभ में कणों की संख्या, इंटू हाफ टू दी पावर x। x क्या है यहाँ x है हाफ लाइफ का नंबर, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, अर्धायु कालों की संख्या, जितने अर्धायु काल लगेंगे वो x है। अगर हम किसी रेडियो एक्टिव विघटन का कुल समय निकालना चाहें या अर्धायु कालों की संख्या मान लीजिए निकालना चाहें, तो जितना कुल समय लगा बटे एक अर्धायु काल में लगा हुआ समय, x बराबर कुल समय यानी t बटे अर्धायु कालों की, अर्धायु काल का समय, ये हो गया। किसी भी रेडियो एक्टिव विघटन में कितने अर्धायु काल यूज करेंगे कि वो पदार्थ पूरा अपघटित हो जाए, ऐसा निकालने के लिए उसके कुल समय को एक अर्धायु काल से भाग कर देते हैं, तो अर्धायु कालों की संख्या आ जाती है x। इस x को यहाँ रख देंगे तो कुल समय निकाल लेंगे, इनकी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो उस क्या नाम है रेडियो एक्टिव डीके का कांस्टेंट आ जाएगा, इस रेट कांस्टेंट। इस तरह हमने आज जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कर लिया है। अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में हम इसके आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल्स को करेंगे। आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद।